हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं आर के हिंदी स्टोरीज। चलो शुरू करते हैं। साल 1984, दिसंबर महीने की 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात, कलीम भाई भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने के सेवेन प्लांट में अपनी पाली में काम कर रहे थे। रात के 12 बजे थे। वो गत्ते के डिब्बों को तैयार कर रहे थे, जिसमें सेवन नाम का पाउडर भरा जाता था। वो कहते हैं कि पहले ये पदार्थ अमेरिका से आयात किया जाता था, लेकिन फिर इसका उत्पादन भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कारखाने में होने लगा। ये एक तरह का कीटनाशक था। कलीम इस डिब्बे में पदार्थ भरकर उस पर सील लगाने का काम करते थे। वो देहाती मजदूर थे जो ज्यादातर रात की पाली में ही काम किया करते थे। उस दिन भी रात की पाली के लिए वो समय से कारखाने पहुंच गए थे। उनका दावा है कि वो रोज की तरह अपने दूसरे सहयोगियों के साथ काम पर लग गए। कलीम अब 70 साल के हो गए हैं और अपने बेटे के साथ साइकिल की मरम्मत की दुकान चलाते हैं। भोपाल के काजी कैंप के बावधी में उनका मकान है। भोपाल गैस त्रासदी के समय भी वो इसी मोहल्ले में ही रहा करते थे, मगर अब वो दूसरे मकान में शिफ्ट हो चुके हैं। ये मोहल्ला यूनियन कार्बाइड के कारखाने से दूर तो है, मगर 1984 की उस रात को जब कारखाने से गैस रिसाव हुआ, तो उसने इस इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। आज भोपाल गैस त्रासदी को 39 साल हो गए हैं। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हुई, जबकि लाखों लोग गैस की चपेट में आकर खतरनाक रूप से बीमार हो गए। आने वाले कई सालों तक भी प्रभावित लोगों की मौतों का सिलसिला जारी रहा। यूनियन कार्बाइड कारखाने में काम करने वाले वो कर्मचारी जो घटना के समय प्लांट के अंदर ड्यूटी पर मौजूद थे, वो या तो गैस रिसेव में मारे गए या फिर गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद आने वाले कुछ महीनों या सालों में बीमारी से जूझते हुए दुनिया से चले गए। जो इस हादसे में बच गए, उनकी अब काफी उम्र हो चली है। कुछ ने हमेशा के लिए भोपाल को अलविदा कह दिया था। इतने सालों के बाद अब इक्का दुक्का ही लोग बचे हैं जिन्होंने कारखाने के अंदर इस घटना को अपनी आंखों के सामने घटते देखा था। कलीम भाई उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक हैं। उन्हें साल 1988 में मध्य प्रदेश के सिंचाई विभाग में नौकरी मिल गई थी। वो 2016 में सेवानिवृत्त हुए हैं। बीबीसी से बात करते हुए वो उस रात को याद करते हैं और सिहर उठते हैं। बीच बीच में काफी देर तक वो चुप हो जाते हैं। वे पुरानी यादों में खो जाते हैं और बात करते करते उनका गला भर जाता है। बोलते हैं, तब से तबीयत ठीक नहीं रहती है। फेफड़े खराब हो गए हैं, टीबी भी हो गई थी, कोरोना भी हुआ था, मगर ऊपर वाले की मर्जी है कि मैं आपके सामने बैठा हूं। कलीम के परिवार के लोग भाग्यशाली थे जो गैस रिसाव से प्रभावित तो हुए, मगर ठीक भी हो गए। मगर उस रात एक पल ऐसा भी आया था जब परिवार के लोगों को लगा कि कलीम जिंदा नहीं होंगे। मगर अपने कई साथियों की मुकाबले कलीम बहुत भाग्यशाली रहे। कलीम बताते हैं, उस रात ठंड भी थी। दिसंबर में पहले बहुत ठंड पडडीचनी शुरू हो जाया करती थी। मैं ड्यूटी पर था। मेरे साथ साबिर भाई, माता प्रसाद, गंगाराम प्रजापति और अनवर मियां काम कर रहे थे। तभी साबिर भाई ने पाइप की तरफ इशारा किया जहां से पानी लीक कर रहा था। अगले ही पल सायरन बजने लगा। सायरन की आवाज मिथाइल आइसोसाइनेट के प्लांट की तरफ से आ रही थी। किसी ने कहा कि ये ड्रिल हो रही है, मगर तभी आवाज आई, भागो, भागो, जान बचाओ। वैसे भोपाल गैस त्रासदी के 39 सालों के बाद उस रात का भयानक मंजर फिर से लोगों की यादों में ताजा हो गया, जब हाल ही में नेटफ्लिक्स पर 4 भाग की एक सीरीज द रेलवेमैन आई। वैसे तो ये 1984 को हुई त्रासदी की अनकही कहानी है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा उस रात भोपाल रेलवे स्टेशन पर मची अफरा तफरी के इर्द गिर्द बुना गया है। इसमें मध्य रेलवे के तत्कालीन महाप्रबंधक गौरी शंकर, भोपाल रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर घुलाम दस्तगीर के प्रयासों को कहानी के केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा कहानी में 2 अन्य किरदार हैं। एक उस समय पत्रकार रहे राजकुमार केसवानी और कारखाने के सुपरवाइजर बरकतुल्लाह। सीरीज में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक की भूमिका आर माधवन ने निभाई है, जबकि इसके मुख्य कलाकार के मेनन हैं।
जिन्होंने भोपाल रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर की भूमिका निभाई है। इनके अलावा दिवंगत अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने भी लोको पायलट की भूमिका निभाई है। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाली संस्था भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की संयोजक रचना ढींगरा का कहना है कि बेशक सीरीज में ज्यादा हिस्सा रेलवे कर्मचारियों पर केंद्रित रहा है, लेकिन इस बहाने इस त्रासदी के कारणों को भी दर्शाया गया है। वो कहती हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इस त्रासदी को लेकर इस तरह की फिल्म बनी है। बीबीसी से बात करते हुए वो कहती हैं कि उन्हें हमेशा इस बात को लेकर हैरानी होती रही है कि इतनी बड़ी त्रासदी पर किसी ने कोई फिल्म बनाने की पहल क्यों नहीं की। वो कहती हैं, रेलवे के कर्मचारियों के जरिए ही सही किसी ने इस त्रासदी की कहानी को छुआ तो है। यही बड़ी बात है। वैसे इस सीरीज की कहानी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित जरूर है, मगर कहानी काल्पनिक है और इसके कई किरदार भी काल्पनिक हैं, जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं रही है। कलीम भी उस समय प्लांट में मौजूद लोगों के बारे में कुछ बता पाने की स्थिति में नहीं है। वो कहते हैं, जब शोर हुआ हम सब गेट की तरफ भागने लगे। हमारी आंखें जल रही थीं। हमें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। हम आश्वस्त हो गए थे कि ये गैस रिजर्व है और हवा में मिथाइल आइसोसाइनेट फैल चुकी थी। मैं भागकर कितनी दूर निकल गया था उसका उस समय अनुमान नहीं था। मैं रेलवे की पटरी पर पहुंच गया था और पटरी पर दौड़ता रहा। मैं बहुत दूर निकल गया, फिर और भागने की हिम्मत नहीं बची तो वहीं रुका रहा। सुबह हो गई और हवा में गैस का असर कम होने लगा। मुझे अपने परिवार की चिंता सता रही थी, लेकिन मैं घर जाने की बजाय अपने साथियों की तलाश में प्लांट की तरफ चला गया। साबिर भाई, माता प्रसाद, गंगाराम प्रजापति और अनवर मियां का कोई अता पता नहीं था। उनसे फिर कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। कलीम के घर से कुछ किलोमीटर दूर भोपाल के कबाब दखाने के इलाके में साबिर नाम के एक शख्स रहते हैं, लेकिन ये वो साबिर नहीं हैं जिनकी बात कलीम कर रहे थे। साबिर मिथाइल आइसोसाइनेट के प्लांट में बतौर मजदूर काम करते थे। वो कहते हैं कि जरूरत पर डीडीएचने पर वो कभी-कभी मशीन भी चला लेते थे। जिस वक्त हम साबिर से मिलने गए वो बेहद बीमार थे। उन्होंने बताया कि उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है और उनके सिर्फ 20% फेफड़े ही काम करते हैं। हले हदीस मस्जिद के सामने पतली सी गली में मकानों के झुरमुट के बीच उनका छोटा सा घर है, जहां कम वॉट का एक बल्ब जल रहा है। घर की दीवारों से पानी का रिसाव हो रहा है। टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क पर नालियां बह रही हैं। इस वजह से इलाके में बदबू फैली हुई है। साबिर कहते हैं, उस दिन भी एक बदबू फैली थी जो आज तक दिल और दिमाग से जा नहीं पा रही है। अब हमें इस बदबू में रहना पड़ डैचता है। उस दिन मैं ड्यूटी खत्म करके 6 बजे तक घर आ गया था। रात में शोर हुआ और अफरा तफरी मची। लोग इधर उधर भाग रहे थे। पता चला कि कारखाने में गैस लीक हुई है। मैं अपने साथियों की मदद करने के लिए मुंह पर कपड़ा लपेटकर प्लांट की तरफ भागा, मगर रास्ते में मैंने लाशें ही लाशें पड़ी ही देखीं। मैं प्लांट के अंदर जा नहीं पाया और रास्ते में ही बेहोश हो गया। फिर कई दिनों तक मैं अस्पताल में रहा। तब से मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। वो जहरीली गैस फेफड़ों को खत्म कर देती है। साबिर गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास मोबाइल फोन भी नहीं है और टीवी भी नहीं, इसलिए नेटफ्लिक्स की सीरीज द रेलवे मैन के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। लेकिन उनके मोहल्ले के जिन लोगों ने इसे देखा है वो इसकी सराहना कर रहे हैं। हालांकि भोपाल रेलवे स्टेशन के तत्कालीन सहायक स्टेशन मास्टर गुलाम दस्तगीर के परिवार के लोग इससे खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि सीरीज बनाने वालों ने किरदार के नाम बदल दिए हैं, जो गलत था। उनके बेटे शादाब ने नेटफ्लिक्स को नोटिस भी भेजा है। नेटफ्लिक्स पर प्रसारित रेलवे मैन सीरीज के अंत में बताया गया कि गुलाम दस्तगीर को मृत समझकर उन्हें अस्पताल के मुर्दा घर ले जाया गया था, जहां वो उठकर बैठ गए थे। लेकिन उनके बेटे शादाब और परिवार के दूसरे सदस्य इससे इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनके पिता उस दिन बहादुरी का परिचय नहीं देते और स्टेशन को छोड़ डाचकर भाग जाते, तो प्लेटफॉर्म पर जमा हजारों की भीड़ लाशों में तब्दील हो जाती।
उन्होंने बॉम्बे गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन को भी भोपाल स्टेशन से फौरन रवाना करवाया था और स्टेशन पर मूर्छित होकर गिरे लोगों को भी मालगाड़ी में लादकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। लेकिन भोपाल ग्रुप फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन की संयोजक रचना ढींगरा कहती हैं, हम भोपाल गैस हादसे की कहानी ताकतवर तरीके से बताने के लिए द रेलवेमैन के निर्माताओं और कलाकारों को धन्यवाद देते हैं। यह वास्तव में खुशी की बात है कि निर्माताओं ने आपदा के पीछे कॉरपोरेट साजिशों और सरकारी उदासीनता और उसके लंबे समय के परिणामों को स्पष्टता के साथ उजागर किया है। हमें उम्मीद है कि इस सीरीज की सफलता अन्य फिल्म निर्माताओं को भोपाल में चल रही दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक हादसे की पूरी कहानी बताने के लिए प्रोत्साहित करेगी। भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले कई संगठनों ने त्रासदी के 39वें वर्ष इस बात को लेकर संतोष व्यक्त किया है कि उनके प्रयासों से अमेरिकी कंपनी द डाउ केमिकल कंपनी के अधिकारी इस मामले के सिलसिले में आखिरकार भोपाल की अदालत में पेश हुए। भोपाल गैस पीड़ित महिला स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी का कहना है कि डाउ केमिकल कंपनी यूनियन कार्बाइड की मालिक होने की वजह से उसकी आपराधिक जिम्मेदारियों के लिए भी जिम्मेदार है। वहीं गैस पीड़ित निराश्रित पेंशन भोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव कहते हैं कि तकनीकी तौर पर यूनियन कार्बाइड कंपनी पिछले 31 वर्षों से अदालत से फरार रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर अपील की है कि जांच एजेंसियां डाउ केमिकल का त्वरित अभियोजन करें ताकि लगभग 4 दशकों से इंतजार कर रहे भोपाल के लोगों को न्याय मिल सके। इस भीषण औद्योगिक दुर्घटना में 25,000 लोग मारे गए थे। यहां तक सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो